प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि डेवलपमेंट बायोलॉजी चल रहा था, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। इसमें से 2 वीडियो आपको इसके पहले दे दिए गए हैं। पार्ट 3 आज स्टार्ट हो रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल इज। फीमेल का क्लाइटोरिस होता है। फीमेल का जो क्लाइटोरिस होता है, मादा में पाया जाने वाला क्लाइटोरिस नर के लिंग के समजात अंग होता है। नर के लिंग के क्या होता है? होमोलागस आर्गन्स होता है। क्लाइटोरिस डंडा जैसा सीधा खड़ी संरचना होती है। फीमेल में जो है उसके जो वैजिना होता है उसके पास सीधी खड़ी संरचना की एक स्ट्रक्चर होती है, जिसे किसके समजात होता है? नर के लिंग के समजात होता है, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यूलेरियन डक्ट फ्रॉम। म्यूलेरियन डक्ट जो होता है, म्यूलेरियम डक्ट जो होता है क्या बनाता है, क्या फॉर्मेशन करता है? आप बताइए। म्यूलेरियन डक्ट्स फ्रॉम, म्यूलेरियम डक्ट्स के द्वारा क्या किसका फॉर्मेशन होता है? म्यूलेरियम डक्ट फैलोपियन ट्यूब का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फैलोपियन ट्यूब, जो फीमेल में ओवरी से जुड़ा हुआ और ओवरी और यूट्रस को जोड़ता है फैलोपियन ट्यूब। उस ट्यूब को निर्माण करने में कौन भाग लेता है? म्यूलेरियन डक्ट्स। आपसे पूछा जाए कि म्यूलेरियन डक्ट का क्या कार्य है, तो म्यूलेरियन डक्ट जो है फैलोपियन ट्यूब का निर्माण करता है, या दोहरा पेरिटोनियम फोल्ड के द्वारा पृष्ठीय बॉडी वाल से जुड़ा होता है। पृष्ठ के ऊपरी बॉडी वाल से जो होता है, दोहरा पेरिटोनियम फोल्ड के द्वारा पृष्ठीय ऊपरी जो है बॉडी वाल के द्वारा जुड़ा होता है। बॉडी वाल के द्वारा ये जुड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एंड ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। मतलब पहला जो है म्योटिक डिवीजन, मतलब म्योसिस का ही है म्योटिक। तो पहला अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, द मेल जर्म सेल डिफरेंटिएटेड इनटू। मेल जर्म सेल किसमें डिफरेंटिएट हो जाता है, क्या बनाता है? कहा जा रहा है कि पहला जो म्योसिस सेल डिवीजन जो होता है, मेल जर्म डिफरेंटिएटेड, मेल सेल किसमें डिफरेंटिएटेड हो जाता है? तो पहला जो है म्योसिस सेल डिवीजन किसमें पाया जाता है? प्राइमरी स्पेर्मेटोसाइट में होता है। प्राइमरी स्पेर्मेटोसाइट किसके द्वारा बनता है? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम के द्वारा बनता है, जिसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n के रूम में होता है, जो जिस 2n के रूम में होता है, जिसमें फर्स्ट म्योसिस सेल डिवीजन होता है। फर्स्ट म्योसिस सेल डिवीजन होता है। म्योटिक कहिए या म्योसिस? MEIOTIC, म्योटिक सेल डिवीजन कहिए या म्योसिस कहिए? म्योटिक भी वही है, म्योसिस भी वही है। माइटोटिक कहते हैं, समसूत्री होता है। तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट प्राइमरी जो होता है, स्पर्मेटोसाइट बनता है किसके द्वारा? स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा। स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है, जो जर्म सेल के द्वारा बनता है। जर्म सेल के समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया में जब ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ स्टेज आती है, कुछ समय ग्रोथ होने के बाद वो क्या बन जाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होने के बाद क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, जो यन के रूम में होता है, हैप्लाइड हो जाता है। इस हैप्लाइड यन के रूम में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है? दो सेल बनती हैं, स्पर्मेटिड्स होती हैं। वो क्या कहलाती है? स्पर्मेटिड्स होती हैं। स्पर्मेटिड्स, आप देखिए अर्धसूत्री विभाजन 2 बार हुआ यहाँ पे। एक तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ। प्राइमरी 2n में था, सेकेंडरी n के रूम में हुआ। फिर इसके बाद जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, वहाँ समसूत्री विभाजन होता है। अब जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, और एक बार उसमें दोनों पाया जाता है। अर्धसूत्री भी मतलब अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों कंडीशन उसमें पाई जाती है, लेकिन दोनों को हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन ही कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में जो है 4 सेल बन जाती हैं, जिसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अब स्पर्मेटिड्स में डिफरेंटिएशन होता है। स्पर्मेटिड्स में डिफरेंटिएशन होता है। डिफरेंटिएशन के बाद क्या बना लेता है? स्पर्मेटोजोआ बना लेता है। क्या बना लेता है? स्पर्मेटोजोआ बना लेता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट म्योटिक सेल डिवीजन के बाद किसमें डिफरेंटिएट हो जाता है? तो फर्स्ट म्योटिक सेल डिवीजन के बाद वह जो होता है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में डिफरेंटिएट हो जाता है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनता है। अगर आपसे पूछा जाए द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट किसमें डिफरेंटिएट हो जाता है, तो आप बताएंगे कि स्पर्मेटिड्स में हो जाता है, जिसमें 4 बनते हैं, 4 सेल बनती हैं। और ये 4 जो है
डिफरेंशिएट होकर स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं। स्पर्मेटोजोआ जो होती है मूवमेंट करती हैं, मूवमेंट स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर्मेटोजोआ से क्या बन जाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फ्रॉम 100 स्पर्मेटोजोआ। तो कहा जा रहा है कि हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता पड़ेगी रिक्वायर्ड 100 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए। 100 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डिफरेंशिएट होकर बनता है, मतलब सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1 सेल से 2 बनती हैं, सेकेंडरी बनती है, सेकेंडरी से 2 बनेगी, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड बनेगी। स्पर्मेटिड कितनी बनती है? 2 बनती है। अब 2 से 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, 2 स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 100 स्पर्मेटोजोआ बनाना है 100 स्पर्मेटोजोआ बनाना है तो 100 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए आप जानते हैं कि 1 का 2 हो जाता है, 1 का 2, 1 सेल से 2 बनते हैं तो 50 सेल होगी तो 100 बन जाए। 100 बनाने के यहाँ बोल रहा है कि 100 स्पर्मेटोजोआ बनना है तो 100 बनने के लिए 50 होना चाहिए, 50 दूना 100, 1 का 2 मतलब 1 सेल से 2 सेल बनती है स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोटिड 2 बनते हैं, दोनों स्पर्मेटोटिड से जो है 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो है 100 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, 100 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। वैसेक्टोमी काजेज द लॉस ऑफ, वैसेक्टोमी काजेज द लॉस ऑफ। अगला क्वेश्चन है वैसेक्टोमी काजेज द लॉस ऑफ। वैसेक्टोमी जो होता है, वैसेक्टोमी काजेज द लॉस ऑफ, वैसेक्टोमी काजेज क्या, काजेज द लॉस ऑफ। वैसेक्टोमी के लॉस होने, वैसेक्टोमी जो कंडीशन होती है या वैसेक्टोमी जो होता है उसके द्वारा किसका लॉस होता है। वैसेक्टोमी क्रिया की जाए मेल में की जाती है। वैसेक्टोमी किस में की जाती है? ह्यूमन के मेल में की जाती है। मेल में जब वैसेक्टोमी होता है तो क्या लॉस होता है, कहा जा रहा है क्या उसमें लॉस होता है। तो इसमें जो होता है एंड्रोजन का बनना मेल में ख़त्म हो जाता है, एंड्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसका बनना ख़त्म हो जाता है। अब हमें ये जानना है कि वैसेक्टोमी है क्या चीज़। वैसेक्टोमी जो होता है वह जो होता है मेल में जब मेल में जब हम देखते हैं तो स्पर्म की जो नली होती है वासा डिफरेंटिया जो नली होती है मेन में, जो वासा डिफरेंटिया नली होती है उसको काट कर टाइटली बांध दिया जाता है, ब्लॉकिंग कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और जिससे स्पर्म का रिलीज नहीं हो पाता है, और इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं। अगर ये क्रिया हो जाती है तो मेल में जो होती है, मेल में सेक्स हार्मोन जैसे एंड्रोजन होता है, सेक्स हार्मोन जो एंड्रोजन होता है वो नहीं बनता है और उसी का लॉस होता है, वही क्या हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। यही कहा जा रहा है कि वैसेक्टोमी काजेज द लॉस ऑफ। वैसेक्टोमी जो होता है किसका लॉस करता है, किसका हानि करता है कि एस्ट्रोजन की, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन का लॉस करता है, एंड्रोजन बनना बंद हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो वैसेक्टोमी होने से एक कंडीशन बन जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म इज, माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म में पाया जाता है, आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया जब स्पर्म में पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, बता दीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पर्म इज कहाँ पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में पाया जाता है, मिडिल पीस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म में पाया जाता है, स्पर्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिडिल में पाया जाता है, और भी मिडिल में सेंट्रोसोम भी मिडिल में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी मिडिल में पाया जाता है। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क यही है रिस्पायरेशन करना, इंटरनल रिस्पायरेशन करना सेल के अंदर, और एनर्जी प्रोड्यूस करना, इसका वर्क ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म एक्रोसोम फाउंड इन द टिप ऑफ स्पर्म। अगर इस स्पर्म का एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? टिप पर। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्म में जो एक्रोसोम पाया जाता है उसकी पोजीशन क्या होती है, तो स्पर्म के टिप पर पाया जाता है, स्पर्म के टिप पर पाया जाता है। हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम, देख लीजिए स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो मिडिल पीस में पाए जाते हैं, स्पर्म के मिडिल पीस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है द एपिथेलियल टिश्यू एक्ट, हमारी एपिथेलियल टिश्यू जो होती है एक्ट कार्य करती है कवरिंग ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, कवरिंग का एक्सटर्नल सरफेस पर जो है कवरिंग करने का काम करती है ऑफ बॉडी,
बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर कवरिंग करने का कार्य करती है। ऑन द एक्सपोज एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। देखिए एक्सटर्नल सरफेस एक्सपोज मतलब कवरिंग करती है एक्सटर्नल एंड, देखिए जो हमारे बॉडी के अंदर के अंग होते हैं उनको भी कवरिंग करता है, जो हमारे बॉडी के बाहर की तरह करता है, लेकिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे बॉडी के एक्सटर्नल और जो अंदर अंग होते हैं उनके एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस भी ये पाया जाता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज फॉर्म बाई, यह मेम्ब्रेन जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय किससे बनता है, ये पूछा जा रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन है, बस इसको बहुत घुमा फिरा दिया प्यारे दोस्तों। और क्वेश्चन को केवल सिंपल क्वेश्चन आप थिंकिंग बेस पे आप समझ सकते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर जो पार्ट है उसमें आपको बताया गया है द एपिथेलियल टिश्यू जो बनती है किस जर्म लेयर से बनती है, यही आपको बताना था। तो एपिथेलियल टिश्यू जो बनती है किस जर्म लेयर से बनती है, बताइए एक्टोडर्म से बनती है। किस जर्म लेयर से बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड, कितने हाउ मेनी ओवा कितने एग और स्पर्म जो होता है विल बी फॉर्म्ड बनते हैं 100 सेकेंडरी ओसाइड से। अब कहा रहा है 100 सेकेंडरी ओसाइड से, उस साइड 100 सेकेंडरी ओसाइड से और 15 मतलब 100 सेकेंडरी ओसाइड्स है एंड 15 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब ध्यान दीजिए कि कितने 100 सेकेंडरी ओसाइड्स हैं और 15 मतलब 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। इससे क्या होता है कितने ओवा और स्पर्म बनेंगे, देखिए ओसाइड से ओवा बनते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा। आप समझ सकते हैं यदि 100 सेकेंडरी सेकेंडरी ओसाइड्स हैं, 100 सेकेंडरी ओसाइड्स हैं, सेकेंडरी ओसाइड के बाद एक सेकेंडरी ओसाइड से जो है ओसाइड की बात की जाए, द्वितीयक ओसाइड जो होता है एक अंड कोशिका उत्पन्न करता है और एक पोलर बॉडी उत्पन्न करता है, तो हाफ ही हुआ। विभाजित होती है द्वितीयक ओसाइड तो 2 सेल बनती है जिसमें से एक अंड कोशिका होती है, एक पोलर बॉडी उत्पन्न होती है। इसलिए 100 द्वितीयक ओसाइड से 100 द्वितीयक ओसाइड से ही 100 अंड ही उत्पन्न करेगा, ये 100 अंड ही उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड की बात करें तो एक स्पर्मेटोसाइड से 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, 2 स्पर्म बनते हैं। यहाँ तो 50 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड दिया गया है, 50 से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो 100 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा प्यारे दोस्तों। तो 100 सेकेंडरी ओसाइड से 100 ओवा बनेगा और 100 सेकेंडरी 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से 50 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, 50 स्पर्म बनेंगे। अगला क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस रिफर टू, स्पर्मेटोजेनेसिस किसको रिफर करता है, मतलब इसमें से कौन सा सही है जो स्पर्मेटोजेनेसिस से संबंधित है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से संबंधित कौन है, देखिए स्पर्मेटोजेनियल डिवीजन, देखिए स्पर्मेटोनियल डिवीजन, स्पर्मेटोनियल डिवीजन जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से संबंधित है। स्पर्मेटोसाइट डिवीजन ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस से संबंधित है। स्पर्मेटिड डिफरेंटिएशन भी स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों सभी जो है सभी स्पर्मेटोजेनेसिस से संबंधित होते हैं, सभी क्या होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से संबंधित होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ कहिए या स्पर्म कहिए, जब हम इसका फॉर्मेशन कराते हैं होता है, जब इनका फॉर्मेशन होता है तो इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ। इस स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है इसमें स्पर्मियोजेनेसिस प्यारे दोस्तों ध्यान देना, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियो SPERMIOGENESIS, स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है स्पर्मेटिड का, जब स्पर्मेटिड ट्रांसफ़र होता है किसमें स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मिएशन, अब देखिए इन 3 शब्दों को ध्यान देना है, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है स्पर्मेटिड जो होता है ट्रांसफ़र होता है किसमें स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र होता है, स्पर्मेटिड को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन स्पर्म फाइनली रिलीज फ्रॉम
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो रिलीज होना ही स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्मिएशन कहलाता है। प्यारे दोस्तों, ये शब्दावली बहुत ध्यान देना है। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्म फाइनली रूप से रिलीज हो जाना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाना ही क्या कहलाता है? उसे स्पर्म जब डेवलप होकर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? स्पर्मिएशन कहलाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का है, स्पर्मेटिड से ट्रांसफर होकर स्पर्मेटोजोआ का बनना, ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? इनमें क्या होता है? स्पर्मेटिड ट्रांसफर हो जाता है, किसमें? स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में ट्रांसफर होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्म फाइनली रिलीज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना ही क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इन हाइड्रोलाइज, अगला क्वेश्चन है इन हाइड्रोलाइसिस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एज। क्या कह रहा है? हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी रिलीज हाइड्रोलाइसिस में जो क्रिया होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो किस प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोलाइसिस के द्वारा स्मॉल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है? तो जैसे काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी जो है इस प्रकार की एनर्जी है? हाइड्रोलाइसिस एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी को कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, फोइटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी। देखिए, हाइड्रोलाइसिस एनर्जी वही एनर्जी होगी जहाँ पे मेटाबॉलिक प्रक्रिया होगी, तो मेटाबॉलिक एनर्जी को ही हम हाइड्रोलाइसिस एनर्जी कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो इन हाइड्रोलाइसिस से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी के द्वारा ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। कोल्यूमस ओफोरस इज फाउंड इन, क्या कह रहा है? कोल्यूमस ओफोरस इज फाउंड इन कहाँ पाया जाता है? ओवरी में पाया जाता है। ओवरी में जो होता है जहाँ एक बनता है, एक के पास सेल पाई जाती है, कुछ सेल्स पाई जाती है, से क्यूमुलस ओफोरस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्यूमुलस ओफोरस कहा जाता है। ओवरिकल्स कहा जाता है। छोटे छोटे सेल्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ओवरी में एक के पास पाए जाते हैं। एक के पास जो होते हैं कोलुमस ओफोरस पाए जाते हैं, ये एक के पास पाए जाते हैं जो निषेचन में सहायक होते हैं। इस प्रकार एक प्रकार से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कोलुमस ओफोरस कहाँ पाए जाते हैं? ओवरी में पाए जाते हैं जो एक से लगे हुए सेल होते हैं। एक में से लगा हुआ सेल जो ओवुलेशन होता है एग में, तो एग में जो होता है, तो आप पहले ओवरी की बात करेंगे, कहाँ पाएंगे? वो ओवरी में पाया जाता है। ओवरी से संबंधित है क्योंकि एक से संबंधित है तो ओवरी से संबंधित होता है। कोलुमस ओफोरस जो होता है किससे संबंधित है? ओवरी से संबंधित है। एक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब आपसे पूछा था ओगोनियम जो होता है एक किस प्रकार की सेल है? यह जो होता है डिप्लॉइड सेल होती है। किस प्रकार से? 2n सेल होती है। ओगोनियम जो होती है 2 सेल जर्मिनेटिव सेल से बनती है। उगोनियम जर्मिनेटिव सेल से बनती है उगोनियम। और उगोनियम से क्या बनती है? प्राइमरी उगोनियम सेल बनती है। प्राइमरी उगोनियम सेल जो है कि डिप्लॉइड होती है, लेकिन जब द्वितीयक उगोनियम बनता है तो यह अगुणित अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? अगुणित अवस्था होती है। अगुणित अवस्था कौन कौन होती है? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट होती है और स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ जो बनते हैं, ये 3 जो होते हैं अगुणित होते हैं। जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी द्विगुणित होता है। और प्राइमरी उगोनियम या oocytes कह सकते हैं। प्राइमरी oocyte और उगोनियम दोनों जो है 2n के रूप में होते हैं। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन सरफेस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ। क्या कह रहा है? केमिकल सब्सटेंस फाउंड, कौन सा केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है सरफेस लेयर पर साइटोप्लाज्म आप स्पर्मेटोजोआ के साइटोप्लाज्म के सरफेस पे कौन सा जो है केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है? तो कौन सा केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है? आप जानते हैं कि एंटीफर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है जो स्पर्मेटोजोआ के कोशिका द्रव के सतह पर पाया जाता है। जो स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म बनता है कि कोशिका द्रव के सतह पर पाया जाता है, स्पर्मेटोजोआ के सतह पर एंटीफर्टिलाइजिन जो है रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, मतलब स्पर्मेटोजोआ की कोशिका के सतह पर पाया जाता है। ठीक है, जबकि अंड में एक दूसरा रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं?
जब एक की बात आती है वहाँ दूसरा रासायनिक पदार्थ होता है, उससे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिन कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिन कहते हैं। स्पर्म का एक्रोसोम एक हाइलेरुडेज एंजाइम को उत्पन्न करता है। स्पर्म का एक्रोसोम जो होता है एक हाइलेरुडेज एंजाइम को उत्पन्न करता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे एक्रोसोम से जो हाइलेरुडिनेज एंजाइम उत्पन्न होता है, यह जो होता है क्या काम करता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। हाइलेरुडेज एंजाइम जो होता है या पेनिट्रेट करता है, किसको, स्पर्म को पेनिट्रेट करता है, किसमें, कोलुमलस सेल। कोलुमलस सेल जो होती है एक के चारों ओर, जहाँ पे एक पाया जाता है, एक के चारों कोलुमलस सेल पाई जाती है, उसको पेनिट्रेट करके एक के पास पहुँचने का कार्य करता है। तो आपसे पूछा जाए तो हाइलेरुडेज एंजाइम जो होता है हाइलेरुडेज एंजाइम जो होता है यह पेनिट्रेट करता है कोलुमलस सेल को, पेनिट्रेट करके सराउंडिंग एक के चारों जो सराउंडिंग सेल होती है, कोलुमलस सेल जो होती है, इस लेयर को जो होता है वह पेनिट्रेट करके एक के पास पहुंचने का कार्य करता है हाइलेरुडिनेज एंजाइम जो होता है यह वर्क करता है, जो एक्रोसोम पर पाया जाता है। किसके एक्रोसोम पर पाया जाता है, स्पर्म के एक्रोसोम पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैच करना है, कोरियान जो होता है, कोरियान किससे संबंधित होता है, फ्लूइड इन्वायरमेंट से संबंधित होता है। एलेंटॉइस किससे संबंधित होता है, एक्सक्रीशन से संबंधित होता है। याक्सिक क्या काम करता है, न्यूरिशमेंट करता है, मतलब पोषण देता है। एमनियान क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। एमनियान प्रोटेक्शन, याक्सिक न्यूट्रिशन, एलेंटॉइस एक्सक्रीशन। कोरियान जो होता है फ्लूइड इन्वायरमेंट बनाता है, मतलब ये जो होता है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन समझ लीजिए। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या काम करते हैं उसकी चर्चा है, जो इसको मैचिंग के रूप में आपको मिलाना था। तो कोरियान क्या है, फ्लूइड इन्वायरमेंट बनाता है। एलेंटोइस जो होता है एक्सक्रीशन करता है। याक्सिक नरिशमेंट करता है, मतलब पोषण देता है। एमनियान जो होता है प्रोटेक्शन देता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, स्पाइरल क्लीवेज इज ऑब्जर्व इन। स्पाइरल क्लीवेज इन ऑब्जर्व देखा जाता है किसमें, स्पाइरल क्लीवेज जो होता है किसमें देखा जाता है। देखिए स्पाइरल क्लीवेज इन ऑब्जर्व कहा जा रहा है कि स्पाइरल क्लीवेज किस में पाया जाता है। देखिए क्लीवेज क्या होता है पहले ध्यान दे दो। तो क्लीवेज जो होता है प्रोसेस ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट का। रैपिड बहुत तेज़ी से माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, उसी को क्लीवेज कहा जाता है। लेकिन देखिए एक जो जाइगोट बनता है, जाइगोट का साइज नहीं बढ़ता है, उसी उतने के साइज में जब वो माइटोटिक डिवीजन होता है तो उसी को हम क्लीवेज कहते हैं। ध्यान दीजिए क्लीवेज उसी को कहते हैं विदलन, और उसका साइज नहीं बढ़ता है। तो उसी के अंदर केवल सेल डिवीजन होता है, 16 से 32 सेल तक बन जाते हैं, तब तक वो क्लीवेज की कंडीशन में रहते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन तो होता ही, रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन हो। क्लीवेज किसे कहते हैं, क्लीवेज विदलन जाइगोट के अंदर ही, जाइगोट का आकार न बदल कर जाइगोट जितने आकार में हो उसी के अंदर सेल डिवीजन होता रहे, उसी का सेल डिवीजन होता रहे, उसी को क्लीवेज कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पाइरल क्लीवेज। तो स्पाइरल क्लीवेज किस में पाया जाता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, मतलब जाइगोट का जब क्लीवेज होता है तो ब्लास्टोमियर बनने की प्रक्रिया इन ए स्पाइरल मैनर में जब होता है, स्पाइरल तरीके से होता है तो स्पाइरल क्लीवेज कहलाता है। यह प्रक्रिया किस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि किस में, प्लेटीहेल्मिन्थेज में, एनीलिडा में, और कुछ जो होता है मोलास्का में, कुछ मोलास्का में जो होता है स्पाइरल क्लीवेज पाए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर प्लेटीहेल्मिन्थेज, एनीलिडा, मोलास्का, कुछ मोलास्का के इंडिविजुअल जो होंगे आपको जाएंगे तो उन्हीं में जो है स्पाइरल क्लीवेज पाया जाएगा। तो यहाँ पे है टर्बिलेरिया जो है प्लेटीहेल्मिन्थेज का इंडिविजुअल है। टर्बिलेरिया किसका इंडिविजुअल है, प्लेटीहेल्मिन्थेज का इंडिविजुअल है। तो आप कह सकते हैं कि टर्बिलेरिया में ही क्लीवेज जो है स्पाइरल क्लीवेज पाया जाएगा। टर्बिलेरिया में किस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है, स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है, या किस फाइलम में है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में है। और आपसे पूछा जाए एनीलिडा में और मोलास्का में भी पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेज के इंडिविजुअल में भी स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है। जाइगोट के बाद क्लीवेज जब उनमें पाया जाता है तो स्पाइरल क्लीवेज होता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेज में, एनीलिडा में, कुछ मोलास्का में जो है स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है। यहाँ पे ट्यूबिलेरिया में भी स्पाइरल क्लीवेज पाया जाएगा क्योंकि यह प्लेटीहेल्मिन्थेज का इंडिविजुअल है। अगला क्वेश्चन है, द इवोल्यूशनरी चेंज जो होता है इनेबल लैंड वर्टिब्रेट दिखाई देता है। लैंड वर्टिब्रेट में कम्प्लीटली फ्री देमसेल्फ, मतलब जल से वे पूर्ण रूप से मुक्त कर लेते हैं। वाज डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट कंडीशन में क्या परिवर्तन होता है,
तो क्या होता है, जब वो पूर्ण रूप से जल से बाहर आ जाते हैं तो उनमें क्या होता है, सेल्ड एग, उनमें किस प्रकार के एग बनने लगते हैं, सेल्ड कवच युक्त एग बनने लगते हैं। और किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। उनमें कवच एग पाए जाते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है जब वो पूर्ण रूप में स्थल पे आ जाते हैं। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सिक्वेंस, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस में है। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा होगा, जाइगोट के बाद क्या होता है बताइए, जाइगोट के बाद क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद क्या बनता है, ग्रेस्टुला बनता है, तो इस प्रकार से ग्लास्टुला जो है अंत में होगा। जाइगोट से स्टार्ट अगर हम करते हैं तो जाइगोट, क्लीवेज, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला, एक कंडीशन बनती है। क्लीवेज इज डिवीजन ऑफ सेल इन ए ईयरली एम्ब्रियो स्टेज। आपको मैंने बताया कि जब जाइगोट होता है, जाइगोट में ही उसका साइज नहीं बढ़ता और उसी में 16 से 32 सेल बन जाते हैं। तो जब सेल एक ही सेल के अंदर वो कह दे सकते हैं, तो उसी में अनेक सेल बन जाते हैं। तो वो क्या है, उस प्रकार के सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। फर्दर ब्लास्टुलेशन एक्सेस फ्रॉम मारूला, फर्दर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन किससे होता है, मारूला से होता है। विथ ब्लास्टोसील कैविटी आफ्टर ब्लास्टुला ए हालो कप शेप, ब्लास्टुला कैसे बन जाता है, ये हालो कप शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। द फंक्शन ऑफ एलेंटोइक कोरियन इन मेमल इज, आप बताओ एलेंटोइक कोरियन का मेमल में क्या फंक्शन होता है। तो मेमल में जो फंक्शन रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, तो एलेंटोइक कोरियन का मेमल में जो फंक्शन होता है क्या होता है, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन इसका फंक्शन होता है। तो कोरियन क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है और एलेंटोइस क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। कोरियन इज द आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, आप जानते हैं कि कोरियन जो होता है कि सबसे आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स। इसका कार्य क्या है, फंक्शन जो है इसका क्या है, जो है मेमल्स में सबसे आउटर लेयर पर, जैसे एक कोरियन जो है किसमें पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, बर्ड्स में पाए जाते हैं, मेमल्स में पाए जाते हैं। एक की आउटर लेयर होता है, एम्ब्रियो के आउटर लेयर बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है आउटर लेयर। इट रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, इसका जो है फंक्शन क्या होता है, रेस्पायरेशन और उत्सर्जन का फंक्शन होता है। द मेन फंक्शन ऑफ एलेंटोइस का मेन फंक्शन जो होता है मेमोरियल एम्ब्रियो इज ए न्यूट्रिशन। एलेंटोइस का मेन फंक्शन जो होता है, द एलेंटोइस मेमेलियन एम्ब्रियो इज न्यूट्रिशन भी है। और ये क्या काम करता है, मेन फंक्शन इसका न्यूट्रिशन होता है। एलेंटोइस का मेन फंक्शन न्यूट्रिशन होता है, बट ये हेल्प करता है रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। कोरियन और एलेंटोइस, कोरियन तो रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता ही है, लेकिन एलेंटोइस भी रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एलेंटोइस कोरियन अगर दोनों को साथ में देखा जाए तो रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन पे हेल्प करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कोरियन और एलेंटोइक मेम्ब्रेन जो होती है यह इन दोनों प्रक्रियाओं में हेल्प करते हैं। आपसे कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि हाउ मेनी स्पर्म आर फार्म्ड, कितने स्पर्म बनते हैं फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो है 2 स्पर्म बनते हैं। देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब इसमें एक क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है जो सेकंड वाला, तो इसमें 2 सेल बनते हैं, 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। 2 स्पर्मेटिड जो होते हैं 2 स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, तो 2 बनाते हैं, मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है 2 स्पर्म बनाते हैं। कितने स्पर्म बनाते हैं, 2 स्पर्म बनाते हैं। आप जानते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है 2n के रूप में होता है। जब इसमें विभाजन होता है, डिफरेंटिएट होते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन होता है या मियोटिक सेल डिवीजन होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है जो 2n के रूप में n के रूप में हो जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवीजन होता है तो स्पर्मेटिड बनता है जो 2 ही रूप में होता है। टर्न डिफरेंटिएट होता है, स्पर्मेटिड बनता है, ये डिफरेंटिएट होकर क्या बना, स्पर्मेटिड बनाता है। स्पर्मेटिड डिफरेंटिएट होकर क्या बनाता है, यह जो होता है स्पर्मेटोजोआ बनाता है या स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार की कंडीशन इसमें होती है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो हम लोगों ने देखा कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो होता है 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन, स्पर्म के मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, मैमेलियन के स्पर्म के मिडिल पीस में क्या पाया जाता है। तो इनके मिडिल पीस में से बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। देखिए स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है। शुक्राणु के अग्र सिरे पर क्या पाया जाता है, आप जानते हैं एक्रोसोम पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाते हैं। शुक्राणु के अग्र सिरे पर एक्रोसोम और न्यूक्लियस पाए जाते हैं और मध्य सिरे पर जो माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लास्टोपोर इज प्रेजेंट इन, ब्लास्टोपोर किस में पाया जाता है। ब्लास्टोपोर जो होता है ग्रेस्टुला में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा ब्लास्टोपोर आ जाए तो ब्लास्टुला में ना ही लगा देना प्यारे दोस्तों। ब्लास्टोपोर आए तो ऑप्शन ब्लास्टुला अगर दिया है तो ब्लास्टोपोर ब्लास्टुला में पाया जाता है, ये ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा ब्लास्टुला में लगाएंगे तो। ब्लास्टोपोर किस में पाया जाता है, ग्लेस्टुला में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बच सकता है प्यारे दोस्तों। ब्लास्टोपोर प्रेजेंट होता है किन में होता है, ना कि ब्लास्टुला में नहीं होता है, ग्लेस्टुला में होता है। ग्लेस्टुला में ब्लास्टोपोर प्रेजेंट होता है। ब्लास्टोपोर ग्लेस्टुला में पाया जाता है। यह आर्केंट्रान छिद्र द्वारा बाहर की ओर जुड़ी हुई होती है। यह आर्केंट्रान छिद्र के द्वारा बाहर की ओर ब्लास्टोपोर जो है जुड़ा हुआ होता है, जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। बाद में विकास की अवस्थाओं के दौरान, बाद में जब विकास होता है तो उस समय आर्केंट्रान जो होता है, आर्केंट्रान एलिमेंट्री कैनाल की गुहा बन जाती है। आर्केंट्रान जो बनता है ग्रेस्टुलेशन में आर्केंट्रान जो होता है वह क्या बना लेता है, ग्रेस्टुलेशन के समय उसमें आर्केंट्रान जो होता है एलिमेंट्री कैनाल की गुहा बन जाती है। जबकि ब्लास्टोपोर या तो प्रोस्टोमियम में मुख का निर्माण कर देता है, प्रोस्टोमियम कंडीशन में मुख का निर्माण कर देता है। देखिए ब्लास्टोपोर किस में मुख बनाता है, प्रोस्टोमियम में मुख बनाता है। ध्यान दीजिएगा ब्लास्टोपोर प्रोस्टोमियम में मुख बनाता है, मुख का निर्माण करता है और डिटोरोस्टोमिया में गुदा का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा प्रोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर जो होता है प्रोस्टोमिया में मुख का निर्माण करता है और डिटोरोस्टोमिया में गुदा का निर्माण करता है। अब आप देखिए प्रोस्टोमिया किसमें पाया जाता है, जिसमें मुख का निर्माण होता है, ब्लास्टोपोर के द्वारा मुख बनता है। तो जैसे सभी इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। अब आप कहिए हम लोगों में प्रोस्टोमियम नहीं होगा, हम लोगों में जो होता है डिटोरोस्टोमियम होगा। प्रोस्टोमियम में मुख का निर्माण करता है ब्लास्टोपोर। आपसे पूछा जा सकता है कि सभी इनवर्टिब्रेट में यह कंडीशन पाई जाती है, लेकिन किनको छोड़कर, इकाइनोडर्मेटा हेमिकार्डेटा को छोड़कर, हेमिकार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा को छोड़कर जितने भी इनवर्टिब्रेट जितने भी हैं उनमें प्रोस्टोमियम से मुख का निर्माण होता है, प्रोस्टोमियम में मुख का निर्माण होता है। देखिए प्रोस्टोमियम किसे कहते हैं, जहाँ पे ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है उसे प्लास्टोमियम कहते हैं। तो किन में पाए जाते हैं, सभी इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा, ध्यान दीजिए इकाइनोडर्मेटा से ही, जहाँ पे स्टारफिश है वहाँ से लेकर हेमिकार्डेटा को छोड़कर जितने इनवर्टिब्रेट हैं सभी में जो है प्रोस्टोमियम प्रकार का मुख, मतलब ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। ये ध्यान दीजिए ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है इन सभी में। इनवर्टिब्रेट में किनको छोड़कर, इनवर्टिब्रेट में जैसे इकाइनोडर्मेटा हेमिकार्डेटा भी आता है, इनको छोड़कर जितने और हैं उनमें सब में इस प्रोस्टोमियम प्रकार का कंडीशन पाया जाता है। और डिटोरोस्टोमियम किस में पाया जाता है, डिटोरोस्टोमियम जो होता है जिनके द्वारा गुदा का निर्माण होता है, मतलब ब्लास्टोपोर के द्वारा गुदा का बनना डिटोरोस्टोमियम कहलाता है। ब्लास्टोपोर के द्वारा गुदा का बनना डिटोरोस्टोमियम कहलाता है। यह किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा, जैसे अभी हमने बात बताया कि इनवर्टिब्रेट में इकाइनोडर्मेटा हेमिकार्डेटा को छोड़कर तो ये किस में आ जाएंगे, डिटोरोस्टोमियम में आ जाएंगे। तो डिटोरोस्टोमियम में जो है इकाइनोडर्मेटा आते हैं, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के इंडिविजुअल में किस प्रकार का ब्लास्टोपोर के द्वारा क्या बनता है, गुदा बनता है। हम लोगों में ब्लास्टोपोर के द्वारा क्या बनेगा, गुदा बनेगा। इकाइनोडर्मेटा में क्या बनेगा, गुदा बनेगा। हेमिकार्डेटा में क्या बनेगा, गुदा बनेगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिप्लॉयड, कौन सा पेयर डिप्लॉयड होगा। स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो होते हैं यह क्या है, डिप्लॉयड होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं इन मेमल्स डिसिडुआ बैसिलिस इज पार्ट ऑफ। अगला क्वेश्चन है कि डेसिडुआ बासालिस जो होता है, डेसिडुआ बासालिस पार्ट किसका है, किसका पार्ट है। तो आप बताएंगे कि स्तनधारियों में डेसिडुआ बासालिस जो होता है
एंडोमेट्रियम का एक हिस्सा है। एंडोमेट्रियम का एक क्या है? एंडोमेट्रियम का एक हिस्सा है। मैमल्स में जो है स्तनधारियों में डेसिडुआ बासालिस जो एंडोमेट्रियम का एक हिस्सा है। एंडोमेट्रियम का क्या है? एक हिस्सा है। तो मैमल्स में जो है डिसिडुआ बैसालिस जो होता है, बैसालिस ये पार्ट ऑफ किसका है? ये पार्ट ऑफ किसका है बताइए? ये पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम का है। एंडोमेट्रियम का एक हिस्सा होता है। ये क्या काम करता है? डिसिडुआ बैसालिस जो होता है कंपोनेंट ऑफ मैच्योर प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भी भाग लेता है। वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्ब्रियो, इसका वर्क क्या है? अब देखा जाए तो ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। किससे? अटैक मैटरनल मैटरनल के इम्यून सिस्टम से इसको प्रोवाइड करता है। क्या कौन सा प्रोवाइड करता है? डिसिडुआ बैसालिस जो होता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है और न्यूट्रिशन देता है, सपोर्ट फॉर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करता है प्यारे दोस्तों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। डिसिडुआ बैसालिस कहाँ पाया जाता है? किसके द्वारा बनता है? एंडोमेट्रियम में पाया जाता है, जहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्टेम सेल आर ड्राइव फ्रॉम, स्टेम सेल जो होता है किसके द्वारा बने होते हैं? स्टेम सेल भ्रूण के ग्रंथ कोशिका से व्युत्पन्न होती हैं। स्टेम सेल जो होती है भ्रूण के ग्रंथ कोशिका से व्युत्पन्न होती हैं। आरबीसी का निर्माण स्टेम कोशिका के द्वारा होता है। आरबीसी का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? स्टेम कोशिका के द्वारा होता है। आपसे पूछा जाए स्टेम सेल के द्वारा क्या बनते हैं? स्टेम सेल के द्वारा जो होते हैं ग्लैंड सेल एंड एम्ब्रियो, ग्लैंड सेल ऑफ एम्ब्रियो। तो स्टेम कोशिका भ्रूण के ग्रंथ कोशिका से व्युत्पन्न होते हैं। ग्रंथ कोशिका से अगर आपसे कहा जाए स्टेम सेल ड्राइव्ड फ्रॉम, किससे उत्पन्न होते हैं? तो स्टेम सेल जो होता है किससे उत्पन्न होते हैं? तो ग्लैंड सेल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ग्लैंड सेल से, एम्ब्रियो के ग्रंथ कोशिका से, एम्ब्रियो के ग्रंथ कोशिका से जो है स्टेम सेल बनते हैं। तो आरबीसी का निर्माण स्टेम कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है स्टेम कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है इन फ्रॉग द रोलिंग ऑफ कार्डा, रोलिंग ऑफ कार्डा जो होता है मीजोडर्म जो होता है, मीजोडर्म पाया जाता है। सेल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लास्टुला, जो ब्लास्टुला के सरफेस पे पाया जाता है। इनटू इंटीरियर, इसका उसके इंटीरियर पोर्शन को क्या कहा जाता है? उसके इंटीरियर पोर्शन को जो है इवोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन कहा जाता है। उसके इंटीरियर पोर्शन को जो है क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन कहा जाता है। देखिए इसी में जो होता है माइक्रोमियर जो होते हैं, माइक्रोमियर ऑफ एनिमल पोल की तरफ जो माइक्रोमियर होते हैं रेडियली ग्रो ओवर ए मेगामियर, मतलब मेगामियर के ऊपर उससे चारों ओर से ग्रो करने लगते हैं। आप वेजिटेबल पोल की ओर इसी को क्या कहते हैं? ईपी बोली कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ईपी बोली कहा जाता है। तो माइक्रोमियर का मेगामियर के ऊपर जो तेजी के साथ जो है ग्रो करने की प्रक्रिया जो होती है, वेजिटेटिव पोल की ओर ग्रो करने की प्रक्रिया ईपी बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? ईपी बोली कहलाता है। सेल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ सेल जो होता है, तो हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन आप अगर हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन देखते हैं क्या? इन फ्रॉग में रोलिंग ऑफ कार्डा मीजोडर्म जो होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ब्लास्टुला, तो सरफेस ऑफ ब्लास्टुला इनटू इंटीरियर इंटीरियर पोर्शन पे जो होता है, तो सरफेस देखिए ब्लास्टुला के सरफेस पे जो रोलिंग कार्डा पाई जाती है वो उसके इंटीरियर पोर्शन को क्या कहा जाता है? इन ओव्यूलेशन कहा जाता है। इन ओव्यूलेशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर ड्राइव्ड फ्रॉम, द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव्ड फ्रॉम, क्या कहा रहा था? द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो क्वेश्चन कह रहा है द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो स्तनधारियों के भ्रूण की भ्रूणी झिल्ली आंतरिक कोशिका पिंड इनर सेल मास से उत्पन्न होती है। तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव्ड किससे उत्पन्न होती है? स्तनधारियों के भ्रूण की भ्रूणी झिल्ली जो होती है, भ्रूण की जो भ्रूणी झिल्ली होती है वह कोशिका इनर सेल मास से उत्पन्न होती है, इनर सेल मास से उत्पन्न होती है। फॉलिक्स कोशिका ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करती है। फॉलिक्स कोशिका जो होती है ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करती है। और इनर सेल मास जो होता है किसको बनाता है? इनर सेल मास जो होता है भ्रूणी झिल्ली को बनाता है, भ्रूणी झिल्ली को बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हाट आर प्रीमॉर्डियल स्पर्म सेल कॉल्ड, प्रीमॉर्डियल स्पर्म सेल को हम क्या कहते हैं? प्रीमॉर्डियल स्पर्म कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। प्रीमॉर्डियल स्पर्म कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं
स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं, और स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं या किस में बदल जाते हैं, स्पर्मेटिड में बदल जाते हैं, स्पर्मेटिड में बदल जाते हैं। सेटोली कोशिकाएं तो आप जानते हैं कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन फीमेल एमनियन ओविडक्ट इज मॉडिफाइड इनटू, इन फीमेल में जो होता है ओमनियोट ओविडक्ट जो होते हैं किसका मॉडिफाइड होता है, किसका मॉडिफाइड होता है, ओविडक्ट कहिए या फेलोपियन ट्यूब कहिए, वही चीज़ हुआ। तो हम लोग इसके पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि फीमेल में जो है मैमेलियन में जो ओविडक्ट बनता है किसके द्वारा बना होता है, म्यूलेरियन डक्ट के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा, म्यूलेरियन डक्ट के द्वारा बना हुआ होता है। इसके पहले भी क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया था इसको। म्यूलेरियम डक्ट इज प्रीमोर्डियल एंगल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को फॉर्मेशन करता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन विच फेज ऑफ, तो अगला क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ कॉग्नेसिस ऑफ फ्रॉग माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड इज फॉर्म, माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड का फेज कौन सा होता है, तो कौन से फेज में माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, सेकंड मैचुरेशन डिवीजन फेज, सेकंड मैचुरेशन डिवीजन फेज में माइटोकॉन्ड्रिया का क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड का फॉर्मेशन जिससे मूवमेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होने से क्या होता है, स्पर्म का मूवमेंट क्या होता है, अधिक तेजी से होता है। तो सेकंड मैचुरेशन फेज में जो है माइटोकॉन्ड्रियल का जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाइटल लाइन मेम्ब्रेन गेट सेपरेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन के बाद वाइटल लाइन मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाती है। वाइटल लाइन मेम्ब्रेन जो होती है गेट सेपरेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट क्यों हो जाती है, क्योंकि अलाउ फ्री सेल मूवमेंट ड्यूरिंग ग्रेस्टुलेशन, क्योंकि यह जो होता है फ्री सेल मूवमेंट को अलाउ करती है ग्रेस्टुलेशन के समय। ग्रेस्टुलेशन के समय फ्री सेल मूवमेंट को यह करता है, अलाउ करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाइटल लाइन मेम्ब्रेन गेट्स सेपरेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाता है वाइटल लाइन मेम्ब्रेन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। अलाउ फ्री सेल मूवमेंट, फ्री सेल मेम्ब्रेन को अलाउ करता है ड्यूरिंग मोमेंट, फ्री सेल मूवमेंट को, मोमेंट सेल को फ्री सेल मूवमेंट को क्या करता है, मोमेंट को अलाउ करता है। ग्रेस्टुलेशन प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ग्रेस्टुलेशन प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ग्रेस्टुलेशन जो होता है ड्यूरिंग ग्रेस्टुलेशन के समय यह क्या करता है, वाइटल लाइन मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाता है। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद सेपरेट हो जाता है। क्यों, अलाउ फ्री सेल मूवमेंट ड्यूरिंग ग्रेस्टुलेशन, अलाउ सेल फ्री मूवमेंट, मतलब सेल को फ्री मूवमेंट के लिए ग्रेस्टुलेशन के समय सेल फ्री मूवमेंट हो, इसलिए जो वाइटल लाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कौन सा अंग ऑर्गन्स किससे संबंधित है, इसकी बात हम लोग करते हैं। पेनिस लीडिंग सेल से संबंधित है, टेस्टिस कॉर्पस स्पॉन्जिसम से संबंधित है, ओवरी रिसेप्शन से संबंधित है, ओवरी किससे संबंधित है, रिसेप्शन से संबंधित है, वाइजना कार्पस ल्यूटियम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मोस्ट होम्योथर्म आर बिकॉज, बहुत से होम्योथर्म में जो समतापी जंतु होते हैं उनमें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उन स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए उनमें टेम्परेचर की जो है आवश्यकता क्या होती है, आवश्यकता कम होती है। बॉडी के टेम्परेचर से स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, तो कम आवश्यकता। प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिलो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता स्पर्म को होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होती है। इसलिए टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल के, एब्डोमिनल से क्या होता है, एब्डोमिनल से टेस्टिस जो होता है बाहर होता है, मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है। पेट के बाहर टेस्टिस पाया जाना जो है ये दर्शाता है कि स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कम चाहिए हमारे बॉडी से। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सीक्वेंस स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस क्या क्या होता है बताइए। स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस हम अगर देखें तो जर्म सेल होगा, जर्म सेल के बाद स्पर्मेटोगोनिया होगा, स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटोसाइट्स होगा, स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड होगा, स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोवा होगा। इस प्रकार से इसका क्रम प्यारे दोस्तों रहता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द जोन ऑफ इनवाइजिनेशन, अंतर्वलन का क्षेत्र होता है, अंतर्वलन का क्षेत्र जोन ऑफ इनवाइजिनेशन जो होता है, जोन ऑफ इनवाइजिनेशन को क्या कहते हैं, प्रॉस्पेक्टिव जो होता है, प्रॉस्पेक्टिव इंडोडर्म होता है, प्रॉस्पेक्टिव इंडोडर्म जो होता है इनवाइजिनेशन का क्षेत्र होता है। जोन ऑफ इनवाइजिनेशन अंतर्वलन का क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो है प्रॉस्पेक्टिव इंडोडर्म को
जो है जोन ऑफ इमेजिनेशन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ब्लास्ट डिस्क इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, ब्लास्ट डिस्क होता है कोरक चक्रिका जो होता है, ब्लास्ट डिस्क होता है अधिकोरक इपीब्लास्ट तथा और हाइपोब्लास्ट के द्वारा बनती है। अधिकोरक जो बनता है किसके द्वारा बनता है? जो है कोरक चक्रिका ब्लास्टो डिस्क जो बनता है किसके द्वारा बनता है? ब्लास्टो डिस्क जो बनता है इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के द्वारा बनता है, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाता है? कौन सी ऐसी झिल्ली है जो विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाता है? एमनियन, एमनियन झिल्ली जो होता है विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाता है। ठीक है। एलेंटोइस जो होता है भ्रूणी उत्सर्जन और शोषण का कार्य करता है। योल्कसेक जो है भ्रूणी पोषण का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ग्लूकोज है, सॉरी इस चैप्टर में आपका ग्लूकोज से संबंधित हम नहीं पढ़ेंगे, ग्लूकोज एक अलग क्वेश्चन है। भ्रूणी विकास का सामान्य सिद्धांत दिया, भ्रूणी विकास का सामान्य सिद्धांत किसने दिया था? वान वियर ने दिया था। वान वियर ने भ्रूणी विकास का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखा था। लेकिन आपसे पूछा जाए भ्रूणिकी विकास का सामान्य सिद्धांत किसने दिया था? भ्रूणिकी विकास का सामान्य सिद्धांत वान वियर ने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ट्यूनिका डॉर्साटा इज लोकेटेड इन द, ट्यूनिका डॉर्साटा कहाँ पाया जाता है? ट्यूनिका डॉर्साटा वृषण के वृषण कोश में स्थित होता है। ट्यूनिका डॉर्साटा जो है वृषण के वृषण कोश में स्थित होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो सीडोसिलोम इज द कंडीशन व्हेन, तो ये सीडोसिलोम भी आपका क्वेश्चन जो होता है थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? अभी हम लोगों ने कहा, तो कौन सी झिल्ली शुष्कता से बचाती है? विकासशील भ्रूण को उसकी शुष्कता से बचाती है कौन सी झिल्ली? तो आप कह सकते हैं कि जो है एमनियन उल्ब झिल्ली जो होती है, एमनियन झिल्ली जो होती है भ्रूण को शुष्क होने से बचाती है। शुष्क होने से बचाने का काम एमनियन झिल्ली करती है, क्योंकि यहाँ पे द्रव पाया जाता है और उसको हर समय जो होता है नम रखता है या नम बनाए रखता है, उसको शुष्कता से बचाता है। तो कौन सी झिल्ली? एमनियन झिल्ली जो होती है किसको बताता है? भ्रूण को शुष्कता से बचाता है, मतलब सूखने नहीं देता। और एलेंटोइस जो होता है उत्सर्जन और शोषण का कार्य करता है। योल्कसेक भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और कोरियान भी उत्सर्जन और शोषण में सहायक होता है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए। कोरियान भी जो होता है फ्लूइड इन्वायरमेंट बनाता है, जहाँ पे फ्लूइड लिक्विड मटेरियल पाया जाता है। फ्लूइड इन्वायरमेंट सबसे बाहरी लेयर होती है। कोरियन क्या होती है? सबसे बाहरी लेयर होती है। यह भी श्वसन में सहायक होती है, ये भी श्वसन में सहायक होती है। इस प्रकार प्यारे दोस्तों, आपका ये तीसरा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हुई हम लोगों, तीसरा पार्ट वीडियो था। इस प्रकार से अभी और भी इसमें पार्ट बनेंगे प्यारे दोस्तों। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्यारे दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ओके बाय। आप सुन भी रहे हैं लीड लगाकर, तब भी एक बार मोबाइल पे जाएं अपने और वीडियो को लाइक करें जैसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ओके बाय।